आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एसएसटी और ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। तो इसको आपको जस्टिफाई करने को आ सकता है या फिर ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, तो उसका भी सेम ही आंसर होगा। और कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या मेजर्स लिए थे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाने के लिए, ठीक है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने आंसर के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइन लिखोगे, ठीक है, पीपल तक, तो एकदम सेम, ये पूरा सेम उतार देना है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, वही पूरा चेंज वही उतार देना, ठीक है। उसके बाद लिख देना दिस स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये स्टेटमेंट जो है कुछ फॉलोइंग टर्म्स में डिफाइन की जा सकती है। क्या है वो टर्म्स, ठीक है, तो देखो, द आइडियाज ऑफ ला पार्टे एंड ला सिटियोन, ठीक है, द फादरलैंड एंड सिटीजनशिप, ये आपको पहले ही है, आपने पढ़ा भी होगा। द आइडियाज ऑफ ला पार्टे यानी फादरलैंड एंड ला सिटियोन emphasizes द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आपका पहला पॉइंट होगा कि जो फादरलैंड एंड सिटीजनशिप के जो आपके नोशन थे, इन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प किया, ठीक है। और दूसरा क्या है, द न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग वॉज चूजन इन द प्लेस ऑफ फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो पहला शाही घराने का जो एक फ्लैग हुआ करता था उसकी जगह पे न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग, यानी कि अब एक पूरे देश का एक फ्लैग होगा, जैसे हमारे देश का तिरंगा है वैसे ही फ्रांस का भी एक नया तिरंगा, एक ट्राई कलर फ्लैग होगा, ठीक है, शाही घराने की जो ये फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड की जगह पे, ठीक है। दूसरा है, द ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन वॉज रीनेम्ड एज अ नेशनल असेंबली। तो आपने पढ़ा होगा जो वोट दे सकते थे वो फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स की गिनती में आते थे, तो वो लोग जो ईस्ट जनरल को इलेक्ट करते थे उसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल असेंबली। तो वही लिखा हुआ है, द ईस्ट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन वॉज रीनेम्ड एज अ नेशनल असेंबली। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, न्यू हाइम्स वेयर कंपोस्ट, यानी कि न्यू सॉन्ग्स वेयर कंपोस्ट, नए गाने बनाए गए, ओस टेकन, शपथें ली गई, और मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, ओके, यानी कि जो शहीद थे उनके बारे में विचार किया गया, उनका स्मरण किया गया, ठीक है, ये है इसका मतलब। फिर उसके बाद इधर आएंगे हम, तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वेयर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स अडॉप्टेड। अभी मैं इसको पूरे को याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जितनी भी थी उन सबको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप अगर आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे जर्मनी में आपने पढ़ा होगा, तो जर्मनी में लग्जमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने में 11 जगह टैक्स देने पड़ते थे और हर जगह 5% का टैक्स देना पड़ता था। तो वो चीज़ फ्रांस में नहीं थी, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ नहीं थी, ठीक है। एंड वेयर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अडॉप्टेड, यानी वेट एंड मेजर का जो यूनिफॉर्म सिस्टम था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स, यानी कि जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी, रीजनल डायलेक्ट यानी क्षेत्रीय बोलियाँ, वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच वॉज अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज टू ऑल, यानी फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज सबके लिए बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन आपका, इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, तो यहाँ पे बस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बारे में है, मेंशन द चेंजेस डन बाय द नेपोलियन अंडर द सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। पहली लाइन जो क्वेश्चन में है वो हमने उतार दी है, द चेंजेस डन बाय द नेपोलियन अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ 1804 एज, क्या क्या किए थे आइए देखते हैं। क्या है, एबॉलिस्ड प्रीविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जो प्रीविलेज बेस्ड ऑन बर्थ है, यानी कि जो पैदा होते ही आपको अधिकार मिले, जैसे इसमें अच्छा एग्जांपल आता है चर्च का, उन सब चर्च है आपका नोबेलिटी है, इन सबको प्रीविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि ये जन्म से ही इनको एक ऊंचा ओहदा मिला है, तो उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। फिर इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी आएगा, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के पहले सब लोग इक्वल होंगे। दूसरा सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि सबको अपने, जिसके पास अगर पैसा है तो वो अपने पैसे से एक प्रॉपर्टी अपनी खुद की खरीद सकता है, ठीक है, तो ये है सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम ऑल्सो फ्री रीजन फ्रॉम द सिंपल एंड मोनोरियल ड्यूज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही डाइवर्स नहीं था, एकदम सिंप्लीफाइड था। और एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम का मतलब बंधुआ मजदूरी आप समझते होंगे, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको पैसे दे दिए, हाँ, तो आपको मेरे घर में काम, जैसे मैंने आपको लोन दिया, फिर आपको मैं जब तक आप अपना मेरा लोन नहीं चुकाओगे तब तक आपको मेरे खेत या फिर मेरे लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप जब तक नहीं चुका पाओगे, चाहे आपका बेटा हो या फिर उसका बेटा हो, तो उसको एक तरह से गुलामी करनी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूडल सिस्टम यानी बंधुआ मजदूरी। ऑल्सो फ्री प्रिजन फ्रॉम सर्वडम का मतलब होता है भूदास, ठीक है, भूदास यानी भूदास भी फ्यूडल सिस्टम से थोड़ा सा अलग है, इसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पीजेंट से काम कराते हैं। एंड मोनोरियल ड्यूज का मतलब क्या होता है,
जो उनके कर्ज या फिर जैसे होता नहीं कि जो पैसे ले लिए फिर हम उसको वापस नहीं कर, तो मोनोरियल ड्यूज जो थे उनके, उनसे उसको फ्री कर दिया गया था। टाउन्स है, टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन माने कि आपने सुना होगा कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनका एक पूरा गिल्ड होता है, तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको इन्होंने नेपोलियन ने रिमूव कर दिया था। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर अप्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड और स्टैंडर्डाइज द सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि आपको मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हो, कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आपको फनल्स, ये शब्द याद रखना है बस। 4 पॉइंट्स ऐसे बना लोगे, 2 पॉइंट्स तुम्हें मतलब याद रखने हैं। फनल्स का मतलब समझो, एल का मतलब यहाँ पे है ला पार्ट्रे एंड लैसिटियोन। अगर तुम्हें ला पार्ट्रे एंड लैसिटियोन का एक्चुअली में देखो याद सारे पॉइंट होते हैं, बट कब कौन सा पॉइंट इंसर्ट करना है हमको नहीं याद आता है। ठीक है, अगर एक बार हम कहीं से देख लेते हैं तो हमको याद आ जाता है हाँ ये पॉइंट है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग नहीं समझ आती। ठीक है, तो फनल शब्द याद रखो, इसमें एल का मतलब है ला पार्ट्रे एंड लैसिटियोन, तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फनल्स एल यानी ला पार्ट्रे एंड लैसिटियोन। इसको ये वाला अगर आपको ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो आप इस कोड की मदद से आसानी से इसको लिख दोगे। ठीक है, दूसरा है एन, ठीक है, सॉरी दूसरा है एफ। ठीक है, ये दूसरा है एफ का मतलब फ्लैग, एफ का मतलब फ्लैग, द न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग। ठीक है, फ्लैग, तो अगर आपको ये फ्लैग वाला पॉइंट भी याद है, द न्यू फ्रेंच ट्राई कलर वॉज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड, आप ये वाला पॉइंट भी निकलोगे। तो सेकंड पे आता है एफ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एन यानी नेशनल असेंबली। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका एन से याद रखना है, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका ये रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ला पार्ट्रे एंड लैसिटियोन वाला पार्ट सबसे ऊपर रहना चाहिए, बाकी फ्लैग और नेशनल असेंबली वाला ऊपर नीचे हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एस का मतलब है सॉन्ग्स, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रहेगा, तो आप एस की मदद से, उस कोड की मदद से इस पॉइंट को भी लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, न्यू सॉन्ग्स टेम्पो और सेकंड एंड मैटर्स कमेंटेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट्स आपको याद ही रखने हैं। ये 2 पॉइंट सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे हैं, जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजर्स, यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम वेट एंड मेजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद रीजन डायरेक्ट एंड फॉर्म्स वाज अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज। अब ये बताओ, किसी देश में अगर नेशनलिज्म आ रहा है तो वहाँ पे उसकी एक कॉमन लैंग्वेज भी तो, जैसे भारत की कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है बट कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है एक क्वेश्चन, इसके बाद का जो सेक्शन है आपका सबसे पहले अरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास है। ठीक है, तो अरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास में आपका अरिस्टोक्रेसी और जो पीजेंट्स है उसके बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, तो ये है एक छोटा सा। और फिर उसके बाद मिडिल क्लास के बारे में बताया गया है कि मिडिल क्लास का राइज कैसे हुआ, उन्होंने ही आइडिया ऑफ नेशनलिटी कैसे लाया। और फिर उसके बाद एक हेडिंग आती है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी लिबरल नेशनलिज्म क्या था। तो उसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो रहेंगे वो आपके एमसीक्यू में रहेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में रहेंगे। और लिबरल का एक क्वेश्चन 1848 के रेवोल्यूशन, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 17 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडिंग है द रेवोल्यूशन ऑफ रेबलर्स, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी यहाँ पे जो रेबलर ने रेवोल्यूशन की थी वहाँ से क्वेश्चन मेरे हिसाब से एमसीक्यू में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एक छोटी सी हेडिंग बनती है ज़ोलवेरिन। ठीक है, तो ये कस्टम यूनियन थी जो कि जर्मनी में उस टाइम पे, पहले जर्मनी का जैसा कोई, जर्मनी रीजन के तौर पे जाना जाता था, बाकी जर्मनी जैसा कोई देश नहीं था। ठीक है, तो कस्टम यूनियन क्या था, ठीक है, हमारा ये है कि ज़ोलवेरिन क्या था। ठीक है, कस्टम यूनियन, ज़ोलवेरिन बोलो चाहे कस्टम यूनियन बोलो, सब एक ही है। ठीक है, 1848 में द कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया ने इसको किया था। ठीक है, और जब आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ोगे तब भी आप में वहाँ पे प्रशिया के जो किंग थे, प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने यूनिफिकेशन कराया था। और एक और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक के आगे के एक छोटी सेटिंग है, वहाँ पे आपको प्रशिया ही दिखेगा क्योंकि जर्मनी जैसा कोई देश होता नहीं था यूनिफिकेशन के पहले की ये सब बातें। ठीक है, तो इन 1834 कस्टम यूनियंस वर फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। ठीक है, जर्मन स्टेट, ओके, जर्मन स्टेट, जर्मन जैसे रीजन हुआ करते थे, जर्मन पूरा देश नहीं था। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, यानी कि टैरिफ बैरियर यानी शुल्क बाधाएं, इसका हिंदी मतलब होता है शुल्क बाधाएं। ये जो पैसे लेके हम एक जो रीजन से दूसरे रीजन जाते थे जर्मनी में, ठीक है, तो वो एबॉलिश कर दिया गया था। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फॉर 30 to 30 30 करेंसीज में से उन्हीं को 2 करेंसीज में बना दिया गया। ठीक है, 30 करेंसी को 2 करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आगे और बचती है। ठीक है, इसके एक पॉइंट और है कि जो रेलवेज का जो नेटवर्क था, ठीक है, रेलवे नेटवर्क वो एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, यहीं से ज़ोलवेरिन का पॉइंट खत्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे न्यू कंजर्वेटिज्म है ना, जब आपका क्या नाम है बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 में, तब नेपोलियन उसमें हार गया था। ठीक है, नेपोलियन उसमें हार गया था। फिर उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, किसके अंडर में हुई थी ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपके, ड्यूक मेटररिच जो कि ऑस्ट्रिया के थे चांसलर। ठीक है, इसको आगे आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। अगली वीडियो में मैं आपके लिए ट्रीटी ऑफ वियना एंड
साथ में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गुआसेपी माजनी पे जो आपके नोट लिखने को आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुआसेपी माजनी, तो उसके ऊपर मैं लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।